अदब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर। सनम के साथ रात के 9 बजे प्रोग्राम दिन भर आप जो देखते हैं ये आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करें लज़्ज़त मसाले। और प्रोग्राम दिन भर में आज दूसरे मामलात को लेकर श्रीनगर में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमर अब्दुल्ला का बयान और उसी बयान के बाद बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। ये कंट्रोवर्सी क्या है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको बताएं उमर अब्दुल्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस चर्चे थे बड़े ही। कल शाम से ही जो ही मीडिया को इन्विटेशन आना शुरू हुई तो मीडिया चर्चे हुए शहर में और बताया जाने लगा कि बड़े दिनों बाद बात करने का मौका मिलेगा। और बड़े दिनों बाद वाकई में बात करने का मौका मिल रहा था। वो पुराने दिन हुआ करते थे, वो तब जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हुआ करती थी, मीडिया जाता था, सरकार से पूछता था कि आपने ये करना था, ये किया, आपने ये किया, ये नहीं होना चाहिए था, अवाम इस पर ऐसे रिएक्ट करी है। लेकिन फिर जो कश्मीर के हालात बने उसमें जम्मू कश्मीर में जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन रही उसमें कुछ मीडिया को, नेशनल मीडिया को या कुछ लोगों को दिल्ली से स्पेशली इम्पोर्ट किया जाता था। लेकिन जम्मू कश्मीर की मीडिया से अक्सर कनी ही रहती थी, कटी कहीं या कनी कहीं, जो कुछ भी कहीं ये रहती थी। लेकिन आज पहली बार थी पॉलिटिकल गवर्नमेंट, जिसे अपनी गवर्नमेंट आमतौर पे कहा जाता है, वो बनने के बाद कल शाम को बाज़ाब्ता तौर पे उमर अब्दुल्ला के तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन ने बाज़ाब्ता तौर पे सहाफ़ियों को, मीडिया हाउसेस को ये पासेज जारी किए और उन्हें बताया, रिक्वेस्ट, उन्हें दावतनामे जिन्हें आमतौर पर कहा जाता है, उन्हें बताया गया कि उमर अब्दुल्ला कल 11 बजे श्रीनगर के SKICC में मीडिया इंटरेक्शन करेंगे और मीडिया अपने नुमाइंदों को, अपने जो एडिटर्स हैं, ब्यूरो चीफ्स हैं, उनको भेज के वहाँ पे उमर अब्दुल्ला से क्रॉस चेक कर सकते हैं। और ठीक 11 बजे आज श्रीनगर के SKICC में उमर अब्दुल्ला रिवायती लिबास, रिवायती अंदाज में आए। हम भी गए, हम भी देखने गए हुए थे कि क्या था होगा आज की इसमें। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने जहाँ और मुद्दे किए, जब उनसे सवाल पूछा गया जम्मू कश्मीर में, पहला सवाल जो है वो उनसे पूछा गया सवाल जो इकॉनमी पे था, उसके बाद दूसरा सवाल उनसे था जो पॉलिटिक्स पे था और जिसमें बीजेपी का दावा कि कश्मीर की जो पॉलिटिक्स है, मसले कश्मीर ख़त्म हो गया है, उसका रेफरेंस देते हुए सवाल पूछा गया। और फिर दूसरे लोगों पे जिस पे जो सवाल उनसे पूछे गए उस पर उमर अब्दुल्ला ने बताया कि ठीक है, बीजेपी के ही मान लेते हैं कि हालात ठीक हो गए, किस कश्मीर में उस कश्मीर का क्या करेंगे, इस तरह से उन्होंने बताया। और फिर सवाल हुए ज़मीन के, और ज़मीन में पहला सवाल यही था कि पुलवामा के लोग बताते हैं कि NIT का जो ज़मीन है वो नहीं दी जानी चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने उस पर बताया, सीधा सा जवाब दिया उन्होंने कि ठीक है, वहाँ के लोगों को नहीं चाहिए तो और भी दावेदार हैं इस अनार के। तो उन्होंने कहा कि कई और MLAs भी हैं, वो चाहते हैं कि ये NIT उनके इलाके में, अगर पुलवामा वाले नहीं चाहते हैं, लेकिन एक आदमी या एक फ़र्द का नहीं चलेगा। उमर अब्दुल्ला ने बताया कि यहाँ पे बड़ी जो लोगों की एक अच्छी खासी तादाद, अगर उनको लगता है कि यह वहाँ पे सूटेबल नहीं है तो दूसरे इलाके में, दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में शिफ्ट किया जा सकता है। इवन कि उन्होंने बताया कि उन्हें एक MLA का फ़ोन भी आया है, लेकिन उन्हें ये भी साथ में बताया कि उनकी जो अपोजिशन जमात है उनका फ़ोन आया है, वो हो नहीं, वो उन्होंने नाम नहीं लिया। उसके साथ साथ उमर अब्दुल्ला ने जब NIT की बात की, स्टेटहुड की बात करते उनसे पूछा गया कि क्या स्टेटहुड के रिलेटेड कोर्ट में जाने का मामला है, तो कोर्ट को उन्होंने बताया कि नहीं, बातचीत करनी है। और कोर्ट के हवाले से उन्होंने बताया कि तो सीधी सी बात है, झगड़ा करना है, कोर्ट झगड़े का मामला होता है, झगड़ा नहीं है, स्टेटहुड की बात है, नेगोशिएशन करनी है, नेगोशिएशन पे बात होनी है, प्रेशर दिल्ली पे माउंट करना है। और जब उनसे पूछा गया कि क्या दिल्ली का आप पे कोई प्रेशर है, क्योंकि यूजुअली आमतौर पे कश्मीर में इन दिनों बड़ी ये खबरें गर्दिश कर दी हैं कि उमर अब्दुल्ला को दिल्ली बता रही है कि ये आप करिएगा तो ये स्टेटहुड देंगे, ये करिएगा तो वो कर देंगे। इवन कि कहा जाता है कि राज्यसभा की 4 सीटों में से अगर एक सीट बीजेपी ले रही है, दूसरी में अगर आप उनको सपोर्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। इवन कि बहुत से लोग बताते हैं कि यही वजह थी कि उमर अब्दुल्ला परसों जो मनमोहन सिंह हैं उनका जो अंतिम संस्कार था उस पर भी नहीं गए, जबकि अलायंस का आज उन्होंने बताया कि नहीं, वो अलायंस के साथ हैं, इंडिया अलायंस में। उमर अब्दुल्ला से कांग्रेस के हवाले से पूछा गया था कि कांग्रेस से बाहर हैं आप या कांग्रेस में अंदर, या कांग्रेस अंदर में है, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में इस वजह से नहीं है क्योंकि वो चाहती है कि स्टेटहुड में वो सरकार में रहें, और जब तक स्टेटहुड नहीं होगी तब तक कांग्रेस आउटसाइड के साथ उनको सपोर्ट में रहेगी। उमर अब्दुल्ला ने इस पर भी बात की। उमर अब्दुल्ला ने जो मामला थे जम्मू कश्मीर के, इवन को उन्होंने बताया, जब हमने ही उनसे सवाल पूछा था कि दिल्ली का कोई प्रेशर है, दिल्ली कोई टर्म्स आपके साथ डिक्टेट कर रही है, कंडीशंस रख रही है, तो उनने उस पर थोड़ा सा पारा उनका चढ़ा भी, और उस पारे का चढ़ने के साथ उन्हें बताया कि नहीं, दिल्ली ने उन्हें होम मिनिस्टर की बात की और उसके साथ उन्हें बताया कि होम मिनिस्टर से लेकर दिल्ली में तमाम ने उनको दिया है कि वो इस स्टेट को डिस्टेबलाइज करने की कोई भी कोशिश नहीं करेंगे इस सरकार को, और उन्हें पूरा यकीन है। इस सब के बीच में उमर अब्दुल्ला से कॉलोनीज़ की बात की गई, रिंग रोड के आसपास जो कॉलोनीज़ बन रही हैं उस पर उमर अब्दुल्ला से बात की। और उमर अब्दुल्ला ने
डंके की चोट पे बताते हुए बताया कि अफवाहें फैलाई जा रही हैं, और उन्होंने बताया कि चूँकि मौसम सरमा है और इस सरमा में अफवाहें एज़ यूजुअल कश्मीर में होती हैं, और ये भी एक अफवाह है, ऐसी कोई फाइल नहीं है जो उनकी नज़र उनके दफ्तर में है जिसमें कॉलोनीज़ बनाने, क्योंकि उनको सवाल उनसे उमर अब्दुल्ला से था कि ये कॉलोनीज़ किन के लिए बनाई जा रही हैं, क्या गैर रियासती कश्मीरी कौन इसमें रहेंगे इन कॉलोनीज़ में, तो उन्होंने कहा ऐसी कोई फाइल नहीं है, ये एक अफवाह है। उमर अब्दुल्ला ने बताया, थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको। उमर अब्दुल्ला ने NIT से लेके, कश्मीर से लेके, स्टेटहुड से लेके या बाकी मुद्दों पे एक साउंड बाइट उनका दिखा देंगे, और उसके बाद हम कहेंगे कि तजाद शुरू हो चुका है। खासकर ज़मीन को लेके हम अपनी ज़मीन बढ़ा नहीं सकते, और ये वो ज़मीन है जो बहुत मुश्किल हालात में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने लोगों के हवाले किया, और अब उनसे वो ज़मीन वापस ली जाए, मैं समझता हूँ मुश्किलात, लेकिन तरक्की को भी रोका नहीं जा सकता। डेवलपमेंट विल ऑल्सो हैव टू गो हैंड इन हैंड विद द कंसर्न्स दैट पीपल हैव। Now, to the best extent possible, we will have to ensure that whatever routes are selected, whether for roads or for railways, are on non-productive lands. Not all our lands are highly productive, but those that are, we should, to the fullest extent possible, avoid taking them over for any development projects. अब जहाँ तक NIT की आपने बात की, ये सही है कि एक वफद मुझे मिलने आया, दे आर कंसर्न्ड कि उस ज़मीन पे उनके बादाम के बागात वगैरह हैं। मैंने तो उनको इतना ही कहा, मैंने कहा ना, अगर वहाँ के लोग NIT नहीं चाहते हैं तो हम इसको कहीं और ले लेंगे जहाँ लोग चाहते हैं। Not everybody is opposed to development here. There are areas where there is unproductive land that can be used for this NIT. So if the people of Pampor or Pulwama or any of those areas collectively, not 5 or 6 people, collectively, if the people of that area do not want NIT to be located there, we'll find another location. If we can locate a central university somewhere, if we can locate an AIIMS somewhere, we'll find place for NIT also. अगर पुलवामा को नहीं चाहिए, कहीं और ले लेंगे, और भी जिले हैं यहाँ पे ना. There are other districts that will welcome it with open arms. I don't want to take names here, but an MLA of a party not associated with the government, जब पुलवामा में बात हुई, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, कहा ना अगर उनको वहाँ नहीं चाहिए, मैं आपको ज़मीन दे दूंगा, मेरे यहाँ छोड़ दीजिए, मेरे यहाँ लगाइए ये। उमर अब्दुल्ला बात पुलवामा की ज़मीन की करते थे, और इसी सवाल के साथ हम मौजूद थे वहाँ पे, हमारे सामने ये सवाल पूछा गया, और उमर अब्दुल्ला से सवाल पूछा गया कि ये जो हाईवेज़ है, इन पे रिंग रोड्स वगैरह हैं, उन पे जो कॉलोनीज़ बनाने की बात की जा रही है, उस पर क्या प्रोसेस है, कौन रहेगा उसमें, किसके लिए है। उमर अब्दुल्ला का कोरा जवाब था कि यह अफवाह है, ऐसी कोई फाइल नहीं है। उमर अब्दुल्ला की अफवाह, और उसके बाद कुछ देर पहले से उस पर बाज़ाब्ता तौर पे खंगाला जाता है, और बाज़ाब्ता तौर पे हुक्मनामे जो हैं सरकार के, वो सोशल मीडिया पे PDP वालों ने शेयर करना शुरू कर दिया। अब वही परा PDP के MLA भी हैं और PDP के लीडर हैं, उनका ये ट्वीट जो है आपको सोशल मीडिया पे वायरल होने के साथ साथ उन्होंने मीडिया आउटलेट्स को भी बाज़ाब्ता तौर पे एक प्रेस नोट बना के भेजा है, और ये बाज़ाब्ता तौर पे तहसीलदार चाडोरा का ऑर्डर है, और इस ऑर्डर में नवंबर की अक्टूबर की 10 तारीख जो है, उस तारीख का, अक्टूबर 10 की तारीख का निकला हुआ यह ट्वीट है, और उसमें बाज़ाब्ता तौर पे हाउसिंग जो कॉलोनीज़ हैं, टाउनशिप्स हैं, टाउनशिप्स की बात की जा रही है, और टाउनशिप्स में ये आइडेंटिफाई किया गया है कि किस रोड पे, कहाँ पे श्रीनगर में ये रोड टाउनशिप बनानी है, और उमर अब्दुल्ला के उसी बयान के तनाजुर में ये ट्वीट जो है ये सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है, और साथ साथ में मीडिया आउटलेट्स को भी ये हुक्मनामा जो है ये भेजा जा रहा है, और इस हुक्मनामे में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि तहसीलदार चाडोरा उनका नाम, जो उनको एक बाज़ाब्ता तौर पे हुक्मनामा उनको आता है, और ये हाउसिंग बोर्ड की तरफ से उनको हुक्मनामा आता है, और उनको लिखा जाता है कि आप श्रीनगर में जो रिंग रोड के आसपास टाउनशिप बनानी है, उसके लिए लैंड की जो डिटेल्स हैं उसकी मेजरमेंट करिएगा, बाकी जो खसरा वगैरह जो होता है
जो गिरद इसमें पटवार महकमे में उस हवाले से, और इस चिट्ठी को बाज़ाब्ता तौर पे पटवारी एंड अदर जो हैं वो आगे काउंटर साइन करके आगे का फॉरवर्ड करते हैं, और बाज़ाब्ता तौर पे ये नवंबर नहीं बल्कि अक्टूबर जो है, अक्टूबर 9 तारीख की चिट्ठी है, और चिट्ठी का नंबर है 13-38, और ये चिट्ठी बाज़ाब्ता तौर पे वायरल करते हुए उमर अब्दुल्ला से पूछा जा रहा है कि अगर आप एक तरफ ये बता रहे हैं कि ऐसी कोई प्रोसेस नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर ज़रा बताइए ये हुक्मनामा जो है हाउसिंग बोर्ड का और तहसीलदार चाडूरा को जो हुक्मनामा लिखा गया है, तहसीलदार नारबल को ये हुक्मनामा लिखा गया है, तहसीलदार जो बडगाम हैं दूसरे उनके बीके पूरा उनको जो हुक्मनामा दिया गया है, तो इस हुक्मनामे के पीछे की कहानी क्या है? क्या ये गलत है या जो आपने बताया वो गलत? ये वहीद परा ने पूछा है, और वहीद परा के इसी पूछने के बाद कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है। उमर अब्दुल्ला को कटघरे में खड़ा करने की बात हो गई है। ये तस्वीर के एक रुख, लेकिन श्रीनगर में आज उमर अब्दुल्ला ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने और मुद्दे भी उठाए। वो जो प्रोसेस जो है पुलिस वेरिफिकेशन की प्रोसेस का जो मामला है, उस प्रोसेस पे पुलिस ने आज बाज़ाब्ता तौर पे ये जो उमर अब्दुल्ला उनसे सवाल पूछा गया, और उनसे पूछा गया कि ये क्या मामला है, इस पे क्या करेंगे, तो उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे कहा कि मैंने बाज़ाब्ता तौर पे पुलिस के जो डीजी हैं CID के उनसे बात की हुई है। इस मामले को कहीं न कहीं जो है यूजुअली जो मिलिटेंट एक हो उसके बच्चे मिलिटेंट नहीं हो सकते, इस कंटेक्स में नहीं दे जा सकता है। मिलिटेंट एक है तो उसकी फैमिली को, उसके रिश्तेदारों को मिलिटेंसी के खाते में दर्ज नहीं किया जा सकता। लेकिन शाम गए सजाद गनी लॉन की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई। सजाद गनी लॉन ने आज बाज़ाब्ता तौर पे बताया कि उन्होंने ये जो प्रोसेस है वेरिफिकेशन प्रोसेस जम्मू कश्मीर में, ये दुनिया के और किसी हिस्से में नहीं, और बाज़ाब्ता तौर पे अब वो कोर्ट में जा रहे हैं इसके ख़िलाफ़। लेकिन उन्होंने श्रीनगर में उमर अब्दुल्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कंटेक्स्ट में मीडिया को बताते हुए बताया कि ये तो पुरानी नई बात है ही नहीं, पुरानी बात है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम लेते हुए उन्होंने बताया कि बाज़ाब्ता तौर पे यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो टेन्यूर था पिछला, उससे लेके आज तक ये कश्मीरी जो मिलिटेंट है सरकारी तौर पे उसके ऑफस्प्रिंग्स, उसके रिश्तेदार, उसके भाइयों को भी मिलिटेंट माना जाता था। श्रीनगर में सजाद गनी लॉन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसमें ये मालूम पड़ा कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी तो वो मिलिटेंट के बेटे को मिलिटेंट मानती थी। दे हैव प्रैक्टिस्ड द सेम लॉ ड्यूरिंग देयर टाइम। जितनी भी इलेक्टेड हुकूमतें आई, एक में मैं भी था, एक मिनिस्टर, सब ने ये लॉ फॉलो किया। 1996 से हर सरकार ने ये लॉ फॉलो किया है, मगर फ़र्क इतना था कि तब ये पासपोर्ट में जो है नहीं देते थे, यही कम्युनिटी पनिशमेंट थी। अब ये पिछले 5 साल में बीजेपी ने जो है इसको लाइफ के हर पहलू में जो है स्प्रेड किया हो। सो चीफ मिनिस्टर साहब का ये बोलना कुछ अजीब सा लगता है, और हाथ जोड़कर मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि मुझे लड़ने दें। मैं खुद विक्टिम रह चुका हूं, मैं जाऊंगा तो विक्टिम जाता है, वो जाते हैं तो कातिल जाता है। कातिल और विक्टिम के जाने में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। इसमें पॉलिटिक्स ना करें, बिकॉज आपने खुद ये किया हुआ है। वंस यू एडुकेट दिस कॉज, इसकी जो सैंक्टिटी है वो कम हो जाती है। ये फिर पॉलिटिकल इशू बनता है, ये ह्यूमन राइट्स का इशू नहीं बनता। मैं इसलिए बोलता हूं कि मेरा खुद पासपोर्ट 5 साल बंद था। सो आई हैव बीन थ्रू दिस, आई एम अ विक्टिम एंड अ विक्टिम इज गोइंग देयर। और इसमें हमने बहुत सारे विक्टिम्स के केसेस दिए कि कैसे कैसे किस किस को डिनाई किया गया। तो ये जब पुरानी हुकूमतें थी उसमें बाज़ाब्ता द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी पनिशमेंट था। नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत में सबसे ज़्यादा जो है ये इम्प्लीमेंट किया गया। जब हमने रिसर्च किया इसमें तो उसमें ये मालूम पड़ा कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी तो वो मिलिटेंट के बेटे को मिलिटेंट मानती थी। दे हैव प्रैक्टिस्ड द सेम लॉ ड्यूरिंग देयर टाइम। जितनी भी इलेक्टेड सजाद गनी लॉन की श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने
जो वेरिफिकेशन का जो चक्कर है, इस चक्कर में बहुत से लोगों का गन चक्कर हो जाता है। इस पर बताया कि मामला तो कोर्ट में जा ही रहा है, लेकिन साथ साथ में उन्होंने पिछली सरकारों की तनकीद भी की। इवन कि उन्होंने बताया कि मैं भी एक सरकार में था, मैं भी सरकार का एक हिस्सा था। लेकिन आपको बताएं, उमर अब्दुल्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उस पर जिस तरह हमने पिछले ही प्रोग्राम में, अपने कुछ देर पहले आपने हमारा प्रोग्राम मुद्दा देखा होगा, उसमें हमने बताया था कि हमें बहुत से टेलीफोन कॉल्स आई, मैसेज आई, व्हाट्सअप मैसेज आई, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर हमें बताया गया और बहुत से हल्के हैं, हम इतने हल्कों के फ़ोन आए कि हम बता ही नहीं सकते। हमारा पूरे प्रोग्रामों के एक बड़ी लिस्ट बन सकती, इतनी कॉल्स हमें आई थी। और उसमें यही था कि उनका सबसे, मैं ओवरऑल अगर कहूँ तो कैजुअल डेलीवेजर्स, ये जो लोग हैं इनके थे, उनमें अलग अलग कहें तो बहुत से हैं, हर किसी महकमे का, यूँ कहें अगर जम्मू कश्मीर में 40 डिपार्टमेंट हैं तो 40 के 40 डिपार्टमेंट से लोगों के फ़ोन आए। और जितनी जो NGOs हैं, ये जो इनकी जो दूसरी जो हैं ऑफ शिफ्टिंग्स हैं डिपार्टमेंट्स की, जो इनकी कॉरपोरेशंस हैं, उनके लोगों के फ़ोन आए, रूरल डेवलपमेंट के फ़ोन आए, CIC वगैरह जितने भी लोग थे, फ़ोन आए कि उमर अब्दुल्ला तक की बात की जाए। लेकिन साहब ज़ाहिर है वहाँ पे आज एक ही सवाल उठाने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन फिर भी हमने बाद में जो चाय पानी होता है उस दौरान हमने कंसर्न जो मिनिस्टर्स हैं उन तक ये बात पहुँचाई है। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने नाराज़गी का इज़हार किया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने नाउमीदी का इज़हार किया। श्रीनगर में उमर अब्दुल्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस को पर नाउमीदी का इज़हार करते हुए महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट में लिखा कि उन्हें उम्मीद थी कि आज जम्मू कश्मीर के जो अवाम है, नौजवान हैं, उनके मामलात उठाए जाएंगे। उनकी जो ख़ास तौर पे जो डेलीवेजर्स के रेगुलराइजेशन है, CIC ऑपरेटर्स है, SPOs हैं, बहुत से डिपार्टमेंट्स में जो कम तनख्वाह पे लोग काम कर रहे हैं और जो बड़ी मुद्दत से काम कर रहे हैं, उनके मुद्दे को लेके आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात होती। सब कुछ प्रपोजल बना हुआ है, उमर अब्दुल्ला को सिर्फ उसमें यस करना है। तो ये जो है इस पे बात ना करके उन्होंने नाउमीद किया है। ये महबूबा मुफ्ती ने आज ट्वीट किया। आपको नाज़रीन बताते चलें कि आज जिस तरह से देखा जाए उमर अब्दुल्ला से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी और हर क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जिसे कहा जा सकता है, उन सब की तरफ से आज उम्मीद थी कि कहीं न कहीं उमर अब्दुल्ला आज की इस पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, नए साल के पहले दिन पे जो आमतौर पे कहा जाता है कि चीफ मिनिस्टर या हेड ऑफ द स्टेट जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और नए साल की मुबारकबाद के साथ साथ आवाम को नए साल के पे कोई तोहफ़ा देता है, तो शायद आज इस पे कोई बात हो जाती। लेकिन आज उमर अब्दुल्ला की तरफ से इस पे कोई बात नहीं हो सकी। और साफ जाहिर है इस बर्फ़बारी के दौरान जहाँ बिजली के मीटर पर भी उन्होंने बात कहा कि जब तक मीटरिंग नहीं होगी तब तक नहीं होगा। इस आज पिछले 4-5 दिनों से बर्फ़ पड़ी है, उसके बाद कश्मीर में जो पावर सिचुएशन है जो बेहतर हुई है, उसमें से कंट्रैक्चुअल डेलीवेजर का हाथ है, किसी परमानेंट मुलाजिम का हाथ कहा जा सकता है नहीं है। मुद्दा देखने आप एक छोटा सा तजारती वक्फा लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कुछ और ख़बरें भी हैं, दिलदोज़ हादसा हुआ है और 2 हादसों की ख़बरें हैं और उसके साथ साथ बाकी मामला। उमर अब्दुल्ला पहलगाम में शाम विंटर कार्निवाल का इनॉग्रेशन भी कर चुके हैं, उस पर भी अब थोड़ी सी अगर मौका मिला नज़र रखेंगे। लेकिन पहले एक छोटा सा तजारती वक्फा। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीले। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। बहुत शुक्रिया आपका। तजारती वक्फे के बाद मैं सनम एजाज लज्जत मसालों के ताउन से आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर। और दिन भर में अब नाज़रीन को बताते चलें,
सियासत अपनी जगह पे, बाकी मामलात अपनी जगह पे, लेकिन गुर्बत का अंदाज़ा आपको कश्मीर में हो गया होगा। हम बताते रहते हैं कि भाई सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बरक्स से। टंगमर्ग में टिन शेड में रह रही फैमिली और उस टीन के शेड में लगी आग की वजह से 2 मासूम बच्चों की मौत वाक़ आज हुई है। और इसमें 2 मामला थे। पहला मामला गुर्बत। इस कड़ाके की ठंड में ये फैमिली जो है मामूली टीन के शेड में रह रही थी और उसका जो बचे हुए जो खंडरात हैं उससे ही साफ जाहिर होता है कि हमारे यहाँ गुर्बत किस लहज पे है। और जहाँ सरकार की इंदिरा आवास योजना की बात की जाती है, आजकल उसका कुछ और नाम भी है, वो आवास योजना जो भी योजना है उसका नाम जितना भी बड़ा हो, लेकिन आम गरीब को फ़ायदा उससे नहीं मिला है। ये मामूली सा टीन का शेड, इसकी छत, इसके दरो दीवार जो आसपास जो छप्पर बना हुआ है, इससे साफ अंदाज़ा होता है कि किस कसम कुर्सी की हालत में ये फैमिली, ये लोग रहते होंगे। और फिर इसी शेड में आज इस मासूम 2 बच्चों की मौत वाक़ा होती है और ये आग लगने के वाक़ा पेश आता है टंगमर्ग में। और टंगमर्ग के फ़िरोज़पुरा इलाके में आग लगने के वाक़े में 2 बच्चों की मौत वाक़ा हुई है। ये दोनों कम सिन थे और बताया जाता है कि घर पे थे, माँ वालदा इनकी बाज़ार रोटी वगैरह लाने, सब्ज़ी वगैरह लाने गई थी। इस बीच में अचानक उस टीन के शेड में आग लगी और टीन का शेड इतना उसके कमज़ोर था और गर्मी के अरेंजमेंट करने के लिए जो पॉलीथीन शायद बताया जाता है कि लगाया गया था, उसकी वजह से इतनी जल्दी आग पकड़ गया कि जब तक पुलिस, मुकामी लोग वहाँ पहुँचते, टीन के शेड खाकस्तर हुआ था, 2 बच्चों की जान चली गई थी। ये एक तस्वीर हमारे यहाँ गुर्बत का अंदाज़ा इसे किया जा सकता है। और हमारे यहाँ जो बताया जाता है कि हम बड़ा काम करते हैं, आवास योजना है, ये वो योजना जो दावे किए जाते हैं, उसके हवाले से भी कहीं न कहीं बात निकल के आ जाती है। और अब दूसरी तस्वीर डोडा के इलाके की। डोडा के बदरवा के इलाके में होटल में रह रहे 3 लोगों की मौत के वाक़े की खबर है और तीनों नौजवानों को होटल के एक कमरे में मुर्दा पाया गया है। डोडा में एसएसपी ने आज इसकी तफसीलात बताते हुए बताया कि नया साल मनाने के लिए वो लोग बदरवा आए हुए थे और कल रात देर गए उनकी फैमिली ने पुलिस को कांटेक्ट किया और बताया कि उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है। और जब पूरी गाड़ी के नंबर को लेकर तलाशी वगैरह शुरू की गई तो मालूम हुआ कोई होटल में ठहरे हैं। और जब वो होटल गए, दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा नहीं खोला, फोर्स करके अंदर गए, तोड़ा गया दरवाजे को और अंदर जाके देखा तो तीनों बेहोशी की हालत में थे। और उनने कहा कि उनमें से बाद में जब उनको अस्पताल पहुंचा गया तो डॉक्टरों ने बताया कि उनकी मौत वाक़ा हुई है और उनकी शिनाख्त मुकेश कुमार, आशुतोष और सन्नी चौधरी के बतौर हुई है। ये मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया है और इस वाक़े की तफ्तीश भी की जा रही है। और शहर ख़ास के लोगों की उम्मीद बार आई है। सोशल मीडिया को देख चुके होंगे ये खबर भी। और शहर ख़ास के सफ़ा कदल के लोग जो हैं कहीं न कहीं खुशी का इज़हार भी करते हैं। और खुशी का इज़हार कहते ना 20 साल नहीं, 30 साल नहीं, 35 साल बाद शहर ख़ास के सफ़ा कदल का वो बंकर जो मुकामी लोग बताते हैं कि परेशानी का सबब था और उसकी परेशानी की कई वजह थी। कई बार उस बंकर को निशाना भी माजी में जो है मिलिटेंट्स वगैरह ने बनाया, हथगोले वगैरह से कोशिश की और हथगोला जो बंकर जो है उसके ऊपर जो लगा रहता है उसकी वजह से उधर इधर जाने के बजाय बाहर सड़क पे फट जाता, राहगीर उसमें ज़ख्मी हो जाते थे और एक टारगेट बना हुआ था बहुत वक्त के लिए। लेकिन अब जो है इस बंकर को कल जो हटाया गया उसके बाद शहर ख़ास के लोग जो हैं बड़े इत्मीनान का इज़हार करें और बता रहे हैं कि अभी और ऐसे बंकर्स हैं, अब सब कुछ हालात ठीक है तो इन बंकर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन, आपको अफसोस के साथ दूसरी खबर ये बताना चाहूँगा कि एजाज़ अहमद मीर जो कि लांक्रिशन हंदवारा विलगाम के रहने वाले हैं, उनकी वालदा का कल शाम गए मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल हुआ है। हमारी दुआ है कि रब कायनात उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। और हम एजाज़ अहमद के साथ भी दुख की इस घड़ी में खड़ा हैं और दुआ करते हैं कि उन्हें ये अजीम बड़ा सदमा जो है इसको बर्दाश्त करने की रब कायनात को अता करे। तो ये था हमारा आज का दिन भर। आज के दिन भर से बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़, शब खैर।